वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 32 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए 2021। ये है टेस्ट नंबर 33। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे प्रश्न करंट अफेयर से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। एक प्रश्न है यहाँ पर स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए तो 2 से 3 सेकंड का टाइम है। कमेंट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट हैं यहाँ पर और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने पहली बार चांद पर नमूनों को एकत्र करने के लिए ऐतिहासिक मून मिशन चैंग-ई 5 लॉन्च किया है। अब तक केवल 2 राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ रूस चांद नमूना एकत्र करने में कामयाब रहे हैं। क्या ये बात सत्य है क्या? देखिए, पहली बात तो चांद पर नमूनों को एकत्रित करने के लिए ऐतिहासिक मून मिशन बिल्कुल लॉन्च किया गया है और मिशन का नाम है चैंग-ई 5। ठीक है, अब इसको चेंज भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये नॉर्थ कोरिया ने नहीं बल्कि चीन ने किया है। किसने किया? चीन ने। तो गलत है पहला स्टेटमेंट। अब तक केवल 2 राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ रूस चांद नमूना एकत्र करने में कामयाब रहे हैं। दूसरा वाला करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। ठीक है, तो चीन ने पहली बार चांद पर नमूनों को एकत्रित करने के लिए ऐतिहासिक मून मिशन चैंग-ई 5, ठीक है, लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य है चांद से इकट्ठा किए गए नमूनों का व्यवस्थित और दीर्घकालिक प्रयोगशाला विश्लेषण करना। यह 40 वर्षों से अधिक दुनिया का पहला मून सैंपल है। ठीक है, अब तक केवल 2 राष्ट्र यूएसए और सोवियत संघ रूस चांद नमूना एकत्र करने में कामयाब रहे हैं। आखिरी मिशन 1976 में रूस का था। ठीक है, लूना 24 मिशन, सोवियत संघ रूस उस समय का। अब इस मिशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, अंतरिक्ष यान चैंग-ई 5 को चीन के स्वदेशी लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से चीन के हेनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप प्रांत के तट पर बेनचांग अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया है। यह एक रहस्यमय जगह से नमूना प्राप्त करने का चीन का पहला प्रयास है। ठीक है, चीन का अंतरिक्ष यान चांद पर नमूना एकत्र कर उन्हें साथ लेकर आएगा। यदि चीन का यह मिशन सफल हो जाता है तो चीन विश्व का तीसरा राष्ट्र बन जाएगा। पहला कौन है? अमेरिका, और दूसरा है सोवियत संघ रूस। ठीक है, जिसने चांद पर नमूना एकत्र किया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। अभी न्यूज़ में थे तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। तो पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है। बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब के शासनकाल के दौरान इस्लाम में गैर मुसलमानों के जबरन धर्मांतरण का विरोध किया था। दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के आदेश पर 1675 में गुरु तेग बहादुर सार्वजनिक रूप से हत्या कर दी गई थी उनकी। और सिख गुरुओं के क्रम में ये 7वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। कौन सा करेक्ट है बताइए। देखिए, सिखों के 10 गुरु हैं, और पहले कौन, दूसरे कौन, तीसरे कौन, नवें कौन, 10वें कौन, ये सब पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे भी प्रश्न बन ही जाता है। तो सिख गुरु, ये गुरु तेग बहादुर सिखों के क्रम में, गुरुओं के क्रम में 7वें नहीं थे, 9वें गुरु थे ये। ठीक है, 9वें। अब 3 को एलिमिनेट कर दो, कितने कटेंगे? 2 कटेंगे। गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब के शासनकाल के दौरान इस्लाम में गैर मुसलमानों के जबरन धर्मांतरण का विरोध किया। करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के आदेश पर नहीं बल्कि इसी औरंगजेब के आदेश पर 1675 में गुरु तेग बहादुर सार्वजनिक रूप से हत्या कर दी गई। गुरु तेग बहादुर की सार्वजनिक रूप से हत्या कर दी गई। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर की जगह औरंगजेब होना चाहिए। गलत है दूसरा वाला भी स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, हर साल क्यों पूछा गया प्रश्न। 24 नवंबर को सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के बलिदान की याद में शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन को देश भर में गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 नवंबर का दिन गुरु तेग बहादुर ने 24 नवंबर 1675 को धर्म, मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए अपने जीवन ऐसे लोगों के लिए बलिदान कर दिया जो उनके समुदाय के भी नहीं थे।
दिल्ली में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर 1675 में उनकी सार्वजनिक रूप से हत्या कर दी गई। तो औरंगजेब ही था, नहीं था तो बहादुर शाह जफ़र। उस समय तो शासनकाल औरंगजेब का ही था। अब ये है क्रम। पहले सिखों के गुरु हैं गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। शुरू के जो है 5 तो याद रहते हैं, लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज होता है छठे, 7वें और 8वें में। 9, 10 भी याद रखते हैं, ठीक है। तो छठे हैं गुरु हरगोबिंद, 7 में हर राय हैं और 8 में है हरकिशन। ट्रिक यही है, हा से तीनों शुरू हो रहे हैं, हर गोविंद, हर राय, हरकिशन। 3-4 बार बोल लेना, 3-4 बार बोल लेना, याद रहेगा। और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। इसी क्रम में याद रखना है इनको। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने इसरो के अध्यक्ष के शिवन को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? किसने प्रदान की है? विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज को। कटेगा दिल्ली भी, कटेगा खड़गपुर, आईआईटी दोनों। विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला द्वारा इसरो के अध्यक्ष के शिवन को डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया और विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर्नाटक ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है, राज्यपाल के द्वारा दिलाई गई। ठीक है। राज्यपाल ने देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम और देश में निभाई गई सामाजिक भूमिका को परिभाषित करने में इसरो की भूमिका की अत्यधिक प्रशंसा की। ठीक है। तो एक नाम याद रखना है आपको, के शिवन का, इसरो के डायरेक्टर का डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा इनको। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत आने वाले कौन से वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? बताइए। अभी 20 चल रहा है, 21, 22, 23, 24 ऑप्शन है यहाँ पर। कब करेगा? 2023 में करेगा, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, G20 शिखर सम्मेलन की। तो देखिए, भारत 2023 में होने वाले G20 ग्रुप के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत 2022 में शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला था, लेकिन हुआ क्या, भारत और इंडोनेशिया ने एक इंटरचेंज कर लिया है दोनों आपस में। क्यों कर लिया है? अदला बदली क्यों की है इन्होंने? क्योंकि इंडोनेशिया को 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों यानी आसियान की अध्यक्षता भी करनी है, जिसके चलते ये बदलाव किया इन दोनों ने आपस में मिलकर। इसके बाद अब स्थिति ये हो गई है कि G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2021 में इटली कर रहा है, 22 में कर रहा है इंडोनेशिया, जो पहले कर रहा था भारत, और 23 में करेगा भारत और 24 में करेगा ब्राज़ील। इम्पोर्टेंट है, भारत 2023 में करेगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों, किन शासित प्रदेशों में आभासी न्यायालय के माध्यम से कार्य हो रहा है? आभासी न्यायालय के माध्यम से कार्य वर्तमान में तो दिल्ली में भी हो रहा है, असम में भी हो रहा है, केरल में भी हो रहा है, महाराष्ट्र में भी हो रहा है। सारे के सारे तो हैं, डी है इसका आंसर, 1, 2, 3, 4। तो 8-9 राज्यों में हो रहा है कम से कम अभी। देखिए, आभासी न्यायालय भारत सरकार के कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के साथ साथ उच्चतम न्यायालय की ई समिति की एक पहल है। आभासी न्यायालय एक ऑनलाइन न्यायालय है जिसे आभासी न्यायालय द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ठीक है, जो एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक एल्गोरिथम है। ठीक है, इसके अधिकार क्षेत्र को पूरे राज्य में बढ़ाया जा सकता है और यह 24/7 घंटे कार्य करता है। वर्तमान समय में भारत में 9 आभासी न्यायालय कार्यरत हैं। कितने? 9। दिल्ली में ही 2 हो गए, हरियाणा के फरीदाबाद में तीसरा, महाराष्ट्र के पुणे और नागपुर में चौथा, 5वां, मद्रास में छठा हो गया, कर्नाटक के बेंगलुरु में 7वां हो गया, केरल के कोच्चि में 8वां और असम के गुवाहाटी में हो गया 9वां। ये सभी न्यायालय कौन सा काम कर रहे हैं अभी? केवल ट्रैफिक चालान मामलों को निपटा रहे हैं। निम्नलिखित में से किन देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन प्रणाली मौजूद है? किन किन के पास है? इसके पास तो होगी पक्का,
तो करो एलिमिनेट फिर। ए में न सी में इसका नाम है, इन्हीं में से एक आंसर है। चीन के पास भी है, रूस के पास भी है, भारत के पास भी तो हो गई है। 1 2 3 4। तो देखिए भारत जो है विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त अपने स्वतंत्र भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के साथ दुनिया का चौथा देश बन गया है। 4 से 11 नवंबर 2020 तक आयोजित अपनी हालिया बैठक के दौरान IMO की समुद्री सुरक्षा समिति ने IRNSS मतलब वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम को विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के एक घटक के रूप में मान्यता प्रदान की है। अन्य 3 देश जिसके पास IMO द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन प्रणाली है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, रूस, चीन और अब भारत के पास भी है। रुपे कार्ड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। रुपे नेटवर्क का विकास राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC द्वारा किया गया है। इसका उपयोग केवल भारत में ही किया जा सकता है क्या? इस प्रश्न को मैं पहले भी करा चुका हूँ। NIC ने नहीं बनाया है इसको, और केवल भारत में भी नहीं, ऐसा नहीं है, भारत के पड़ोसी देशों में भी काम करता है रुपे कार्ड। गलत है दोनों के दोनों, डी है इसका आंसर। तो देखिए इस नेटवर्क का उपयोग आप कर सकते हो सिंगापुर में, भूटान में, संयुक्त अरब अमीरात में, बहरीन में और सऊदी अरब जैसे देशों में। जनवरी 2020 तक 600 मिलियन से अधिक रुपए कार्ड धारक हो गए हैं। तो गलत है दूसरा भी, पहला भी गलत है, क्योंकि रुपए कार्ड NIC नहीं बल्कि NPCI द्वारा यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी किया जाता है। तो भारत में अपनी तरह का पहला घरेलू डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान नेटवर्क है। रुपे नेटवर्क का विकास भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा किया गया है, ना कि NIC के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अंग्रेजी लेखक का नाम है डगलस स्टुअर्ट, अभी न्यूज़ में थे 2-3 दिन पहले। इन्होंने निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए वर्ष 2020 का बुकर प्राइज़ जीता है? बुकर प्राइज़ की बात हो रही है, मैन बुकर की बात नहीं हो रही है, वो मारी के लुकास हैं। ये हैं डगलस स्टुअर्ट। बुकर प्राइज़ 2020 किसके लिए मिला इनको? कौन सा नॉवल लिखा दिया इन्होंने? सुग्गी बैन के लिए मिला। डी है इसका आंसर। तो स्कॉटलैंड के लेखक हैं डगलस स्टुअर्ट ने अपने पहले में जीत लिया इन्होंने, सुग्गी बैन के लिए वर्ष 2020 का बुकर प्राइज़ जीता है। बुकर प्राइज़ है, मैन बुकर मारी के लुकास है। तो डगलस स्टुअर्ट का यह उपन्यास एक ऐसे लड़के के जीवन पर आधारित है जो कि 1980 के दशक में ग्लासगो में पला बड़ा, जिसकी माँ नशे की समस्या से जूझ रही है। ठीक है। बुकर पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो सर्वोत्तम अंग्रेजी उपन्यास को दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से। वर्ष 2019 के लिए कनाडा की मार्गरेट एटवुड, ये नाम याद होगा आपको पिछले वर्ष का, और ब्रिटेन की बर्नार्डिन एवरिस्टो, कुछ याद आया, को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया था। मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो को। इस बार इनको मिला है डगलस स्टुअर्ट को। किसके लिए? सुग्गी बैन। स्पेलिंग भी देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक संख्या 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 20 का आयोजन अंडमान सागर में किया जा रहा है क्या? 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है क्या? म्यांमार से बहते हुए इरावदी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है क्या? बताइए 2 3 4 सेकंड सोचिए और बताइए, उत्तर दीजिए। भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास है सिम्बैक्स 20, बिल्कुल करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। और ये तो UPSC ने तक पूछ लिया प्रश्न कि 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। दोनों के दोनों सही हो गए। तो अब चूंकि ये सही हो गए तो ये तो उत्तर होगा नहीं इसका, ना ही ये होगा। म्यांमार से बहते हुए इरावदी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, गलत है। म्यांमार से बहते हुए इरावदी नदी अंडमान सागर में गिरती है। यहाँ अंडमान सागर है।
ऊपर म्यांमार, यहाँ ये बंगाल की खाड़ी थोड़ा इधर पश्चिम में पड़ जाता है तो गलत है, केवल 1 और 2 सही है, सी है इसका आंसर। तो देखिए भारतीय नौसेना अंडमान सागर में 23 से 25 नवंबर तक 27वें भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास सिम्बैक्स 20 का आयोजन हुआ, यानी आज तक हुआ होगा। भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के बीच 1994 से हर साल आयोजित होने वाले अभ्यास का नाम है सिम्बैक्स। श्रृंखला का उद्देश्य क्या है? आपसी अंतर संचालन को बढ़ावा देना और एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना कि तुम क्या करते हम क्या करते। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह द्वारा अंडमान सागर बंगाल की खाड़ी से अलग होता है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। म्यांमार से बहते हुए इरावदी नदी अंडमान सागर में जाकर मिलती है, न कि बंगाल की खाड़ी में। गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। इस फोटो को देखिए, यह है बंगाल की खाड़ी, यह है इंडिया अपना, ये हो गया श्रीलंका नीचे, हमें मतलब है म्यांमार से। यहीं से आएगी ना इरावदी नदी, यहाँ गिरेगी ना नीचे, देखिए अंडमान सागर ये है नहीं है, बंगाल की खाड़ी यहाँ है। अब बांग्लादेश से नीचे गिरती तो बंगाल की खाड़ी हो जाता, अभी तो नहीं होगा ना। अंडमान से थोड़ा और नीचे जाओगे, फोटो नहीं दिख रहा है, अंडमान मिलेगा, फिर नीचे निकोबार मिलेगा, 10 डिग्री चैनल मिलेगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। हाल ही में संपन्न हुआ है आपराधिक वित्त और क्रिप्टो करेंसी पर वैश्विक सम्मेलन निम्नलिखित में से किन संस्थाओं या संगठनों द्वारा स्थापित वर्किंग ग्रुप की एक पहल है? ये आपराधिक वित्त और क्रिप्टो करेंसी पर वैश्विक सम्मेलन किन संगठनों के द्वारा अभी हाल ही में किया गया? यूरोपोल और इंटरपोल। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं है इसमें, अगर विश्व बैंक होता वो भी नहीं होता। तो 1 और 3 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए आपराधिक वित्त और क्रिप्टो करेंसी पर वैश्विक सम्मेलन आभासी रूप से 18 से 19 नवंबर को आयोजित किया गया, जिसमें 132 देशों के 2000 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यह सम्मेलन क्रिप्टो करेंसी और मनी लॉन्ड्रिंग पर यूरोपोल, इंटरपोल और वेसल इंस्टीट्यूट ऑन गवर्नेंस द्वारा स्थापित वर्किंग ग्रुप की पहल है। तो तीनों का याद रख लेना नाम, यूरोपोल, इंटरपोल, वेसल इंस्टीट्यूट ऑन गवर्नेंस, ना है IMF ना है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इस चौथे वैश्विक सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति पर वैश्विक समुदाय की जागरूकता को बढ़ाना है, ठीक है। तो ये 10 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड UPSC के स्टाइल में, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस कम से कम 1 से 2 बार तो कर ही लेना। बाकी इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर पहुँच सकते हो 33 तक। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए।